श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा है, हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के अंदर आपका प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर मिनरल न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे, जहाँ पर आप लोगों ने देखा कि प्लांट जो होते हैं वो मृदा से किस प्रकार के मिनरल्स या साल्ट जो है उनको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो आप लोगों ने देखा है कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्लांट की जो आस होती है उसकी एनालिसिस करके आप लोगों ने देखा कि उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स आपको मैक्रो एलिमेंट्स या माइक्रो एलिमेंट्स के रूप में या मेजर एलिमेंट या ट्रेस एलिमेंट के रूप में आप लोगों को देखने को मिले हैं। वो सारा कुछ आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। आगे हम लोग आपका यहाँ जिक्र करेंगे आज के इस टॉपिक के अंदर कल्चर न्यूट्रिशन। कल्चर न्यूट्रिशन किसे कहेंगे या संवर्धन पोषण जो होता है उससे क्या अभिप्राय होता है। तो आप लोग देखेंगे कि कल्चर का मतलब मोस्टली क्या होता है। हम लोग देखें तो आपको एक तो क्या कंडीशन देखने को मिलती है, मोस्टली इन विवो कंडीशन, और एक होता है इन विट्रो कंडीशन। अगर हम बात करें किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की या प्लांट की हम लोग बात करें तो आप लोग देखते हैं एक तो ये अपने नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर जर्मिनेट हो जाते हैं, जहाँ पर इनका पूरा डेवलपमेंट वगैरह जो है वो पूरा प्रोसेस आप लोगों को देखने को मिलता है। तो अगर इनका नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर आपको जो जर्मिनेशन डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो ये तो कंडीशन क्या है आपकी इन विवो कंडीशन के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रही है। वहीं आप लोग क्या कर दें, लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियल रूप से प्लांट को जर्मिनेट करवाए। अब प्लांट को जर्मिनेट करवाने के लिए आपको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, पोषक पदार्थ चाहिए। जिन भी न्यूट्रिएंट की आपको आवश्यकता है वो सारा का सारा आप लेबोरेटरी के अंदर उनको प्रोवाइड करवा दें, टेम्परेचर प्रोवाइड करवा दे, लाइट वगैरह जो है वो प्रोवाइड करवा दे। तो ये सारा का सारा काम अपन जब लेबोरेटरी के अंदर करते हैं तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कह रहे हैं, इन विट्रो कंडीशन। तो कल्चर में मोस्टली क्या होता है कि आप जो है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, आर्टिफिशियल कंडीशन में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाकर उसकी ग्रोथ करवाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कल्चर न्यूट्रिशन। कल्चर न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि आप जो प्लांट्स हैं उनको क्या करें, आर्टिफिशियल रूप से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएं, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के बाद में इस न्यूट्रिशन का क्या कुछ प्रभाव आप लोगों को देखने को मिल रहा है, उनकी कमी से क्या लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं या अधिकता से क्या लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं, या उन न्यूट्रिएंट की वजह से उनके बीच में क्या कुछ सामंजस्य स्थापित हो पा रहा है, वो सारा का सारा आपका क्या कहलाता है, कल्चर न्यूट्रिशन जो है वो कहलाता है। अब इस कल्चर न्यूट्रिशन के अंदर आप लोग देखेंगे कि कल्चर न्यूट्रिशन के लिए दो प्रकार के मेथड यूज में किए जाते हैं। एक तो आप लोग देखेंगे वाटर कल्चर, या इसका दूसरा नाम है सॉल्यूशन कल्चर, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। इसी तरह से दूसरा जो मेथड देखेंगे आप कल्चर न्यूट्रिशन के लिए, ये आप लोगों को देखने को मिलता है सैंड कल्चर। तो इनका हम लोग जिक्र करेंगे कि वाटर कल्चर क्या होता है, सॉल्यूशन कल्चर क्या होता है, या सैंड कल्चर जो है वो क्या होता है। आपने समझ लिया कि कल्चर न्यूट्रिशन क्या है, आर्टिफिशियल रूप से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाकर उनके बीच जो संबंध स्थापित हो पा रहा है, कमी का, अधिकता का, वो सारा का सारा ज्ञात करना कल्चर न्यूट्रिशन है। और कल्चर न्यूट्रिशन के दो प्रकार के मेथड है। अब यहाँ पर से आपका जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। प्रीवियस जो एग्ज़ाम के पेपर है वहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन किया जाता है, हाइड्रोपोनिक्स जो है वो क्या होती है, इसके बारे में आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि वाटर कल्चर क्या होगा या सॉल्यूशन कल्चर क्या होगा। आप लोग देखेंगे कि मोस्टली आप लोगों को क्या करना है, एक बीकर ले लेना है। इस बीकर के अंदर आप लोगों को क्या करना है, न्यूट्रिएंट जो है वो सारे के सारे ले लेने हैं। अब न्यूट्रिएंट कौन से भाई आप लोगों ने पढ़ा है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पढ़े हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पढ़े हैं। कौन कौन से प्रकार के थे आपने कहा, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे, और भी कुछ थे, पोटेशियम, फॉस्फोरस, वो सारे न्यूट्रिएंट आप ले लेंगे
और न्यूट्रिएंट लेने के बाद में आप क्या करेंगे, इसके अंदर एक प्लांट को इम्बेडेड कर देंगे, इसकी जड़ें जो है इसके अंदर स्थापित कर देंगे। तो ये आपका प्लांट का पोर्शन जो है वो आपने इस्टाब्लिश कर दिया इसके अंदर। फिर अब आप देख रहे हैं कि जो रूट्स होती है इनको क्या होता है, रेस्पायरेशन की ज़रूरत होती है। तो रेस्पायरेशन के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसके अंदर एक कीप जो है वो फिक्स कर देते हैं, जिससे कि रेस्पायरेशन जो है वो होता रहे। दूसरा, आप लोगों को पता है कि जो रूट्स जो होती है वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म जो है वो ग्रोथ करती है। तो यहाँ पर इसको प्रकाश से बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लैक पेपर से इस बीकर को कवर करना पड़ेगा। तो ये सारा पोर्शन आप लोग कहाँ करते हैं, वाटर कल्चर या सॉल्यूशन कल्चर में करते हैं, जिसे हम लोग हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जानते हैं। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब ये होता है कि आपने देखा कि प्लांट जो है मोस्टली सोइल के अंदर जर्मिनेट होते हैं, लेकिन सोइल के अतिरिक्त आप वाटर में या किसी सॉल्यूशन के अंदर प्लांट को जर्मिनेट करवाने का काम कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जानते हैं। किस प्रकार से जर्मिनेट कर रहे हैं, आप लोगों ने देख लिया कि न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जो है वो आप लोगों ने तैयार कर लिया, प्लांट को इसके अंदर एम्बेडेड कर दिया, कीप लगाकर इसको एरिएशन प्रोवाइड करवा रहे हैं और रूट को आप कवर करने का काम कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा आपका मेथड हो जाता है कि वाटर कल्चर या हाइड्रोपोनिक्स आपको किस रूप में देखने को मिल रहा है। फिर नेक्स्ट हम बात करें कि सैंड कल्चर जो होती है वो क्या होता है, यहाँ पर मोस्टली क्या काम किया जाता है। तो आपको पता है कि प्लांट जो है मोस्टली सैंड के अंदर ही ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको पता है कि मृदा के अंदर कई सारे खनिज लवण जो हैं वो आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलते हैं। तो आपको करना क्या है, किसी खनिज लवण की कमी का या अधिकता का क्या कुछ प्रभाव आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो सारा देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपकी जो सैंड है या जो मृदा है इसको आप क्या करेंगे, एसिड के साथ में ट्रीट करेंगे, अम्ल से उपचारित करेंगे। और अम्ल से उपचारित करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि जो खनिज लवण है वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। और इसके बाद में आप क्या करेंगे, इसको पानी के साथ में साफ कर लेंगे। अब वाटर के साथ में इसको साफ करोगे तो जो अम्ल है वो बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलने के बाद में अब जो आपकी मृदा बच गई है उसमें किसी भी प्रकार का खनिज लवण जो है वो मौजूद नहीं है। अब इसके अंदर आप क्या कर दीजिए, एक प्लांट जो है उसको रोपित कर दीजिए, रोपने का काम कर दीजिए, जड़ें वगैरह जो है वो उसकी फिक्स कर दीजिए। और फिक्स करने के बाद में कोई न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन लेकर उसको आप सिंचित करने का काम करेंगे। तो ये सारा का सारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि आपने क्या किया, वाटर से इसको साफ कर लिया और फिर मान लीजिए ये सैंड थी, इसके अंदर आपने एक प्लांट जो है वो डाल दिया। अब क्या कर रहे हैं, इसके अंदर बाहर से हम न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, और उसके बाद में देखेंगे कि क्या कुछ प्रभाव आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा मैटर आपको सैंड कल्चर के अंदर मोस्टली देखने को मिलता है। तो क्लियर हो गया, कल्चर न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, कल्चर न्यूट्रिशन के मेथड कौन से होते हैं, वाटर कल्चर क्या होता है, या सॉल्यूशन कल्चर या हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, हाइड्रोपोनिक्स किसे कह रहे हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब ये है कि सोइल के अतिरिक्त प्लांट को वाटर या सॉल्यूशन के अंदर कल्चर करना क्या कहला रहा है, हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जाना जाता है। सैंड कल्चर जो होता है वो क्या होता है। तो यहाँ तक का मैटर जो है वो आप लोगों का क्लियर। इसके आगे अपन देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा इसी टॉपिक के अंदर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। अब ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की हम लोगों ने बातें की थी, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में आप लोग देखेंगे कि किसको हम लोग न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कहेंगे। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का मतलब है कि ऐसा कल्चर मीडिया जिसके अंदर वो सभी पोषक पदार्थ आप लोगों को देखने को मिले जिससे कि किसी माइक्रोब या लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो हो जाए। यानी कि आर्टिफिशियल रूप से ऐसा कल्चर मीडिया बनाया है आप लोगों ने जिसके अंदर वो सारे पोषक पदार्थ उपलब्ध है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी भी प्लांट के बारे में हम लोग कहें उसकी ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो आपका क्या कहलाता है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन या पोषण विलयन के नाम से जाना जाता है।
अब आप लोग देखेंगे कि ये जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होता है ये मोस्टली आपको दो रूपों में देखने को मिलेगा, या दो प्रकार का आप लोगों को देखने को मिलेगा। कौन सा? फर्स्ट नंबर हम लोग बात करें कंप्लीट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, और दूसरा डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। एक तो आप कह रहे हैं न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है आप लोगों का कंप्लीट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन प्रकार का, और एक डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन प्रकार का है। तो कंप्लीट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन आप लोग किसे कहेंगे? यानी कि ऐसा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जिसके अंदर सभी प्रकार के पोषक पदार्थ, और सभी प्रकार से मतलब ये है कि उसके अंदर माइक्रो और मैक्रो दोनों प्रकार के एलिमेंट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कंप्लीट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। अब ये माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स कौन से हैं आप लोगों ने पढ़ा है? माइक्रो एलिमेंट में कौन सा था आप लोगों का, सॉरी मैक्रो में कौन सा था? 10 प्रकार के थे आप लोगों ने कहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर और आयरन। ये तो सारे के सारे आप लोगों ने पढ़े क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट, या इनको आप लोगों ने क्या कहा है? मेजर एलिमेंट्स के नाम से भी जाना है। और इसी प्रकार से माइक्रो एलिमेंट में आप लोगों ने कौन सा पढ़ा है? बोरोन है, मैग्नीज है, जिंक है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है और क्लोरीन। 6 थे, 1 2 3 4 5 6, 6 प्रकार के तो माइक्रो और 10 प्रकार के मैक्रो, टोटल 16 प्रकार के इसेंशियल एलिमेंट आप लोगों ने पढ़े हैं। तो कंप्लीट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जिसमें सभी प्रकार के पोषक पदार्थ उपलब्ध है, मैक्रो न्यूट्रिएंट भी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कंप्लीट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। फिर दूसरा आप लोग कह रहे हैं कि डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। अब ये डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? यानी कि इस प्रकार के जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है या पोषण विलयन है, इसमें किसी तत्व विशेष की आपको कमी देखने को मिलेगी, तो ऐसे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। मान लीजिए कि इसमें आपने कोई माइक्रो एलिमेंट नहीं डाला, मान लीजिए कि आपने क्लोरीन जो है वो नहीं डाला, तो क्लोरीन का प्रभाव जो है, क्लोरीन के कारण क्या कुछ कमी होगी, वो सारा का सारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। या आपने कहा कि इसके अंदर हमने नाइट्रोजन नहीं डाली, तो नाइट्रोजन की कमी आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है, जहां पर किसी एलिमेंट की आपको कमी जो है वो मोस्टली देखने को मिलती है। तो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जो है वो किस किस प्रकार के होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहीं पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर 2 प्रकार के मोस्टली न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन काम में आते हैं। एक तो आप लोग देखेंगे साक्स एंड नूब का न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, एक देखेंगे आप लोग आर्नोन एंड होगलैंड का न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। 2 प्रकार के न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मोस्टली काम में आते हैं, साक्स और नूब का न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, जहां पर आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर मोस्टली क्या किया जाता है? मैक्रो जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको शामिल किया जाता है। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन से हैं? ये सारे के सारे हैं। तो यहाँ पर 10 प्रकार के न्यूट्रिएंट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जबकि हम बात करें आर्नोन और होगलैंड के न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इस प्रकार के न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट भी शामिल है और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी शामिल है। टोटल 16 प्रकार के न्यूट्रिएंट जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो साक्स का या नूब का न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, उसमें क्या कुछ देखने को मिलता है? आर्नोन या होगलैंड के न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में आप लोगों को क्या कुछ देखने को मिलता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये सारा का सारा आपका न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन क्या होता है, उससे रिलेटेड मैटर जो है वो यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है। फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम लोग इसी में। देखिएगा, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे आपका जो मिनरल न्यूट्रिशन होता है, खनिज पोषण। तो खनिज पोषण के बारे में आप लोगों ने बातें की है कि कौन कौन से साल्ट पाए जाते हैं, किस प्रकार से उनको यूज किया जाता है पौधे के द्वारा। अब यही टॉपिक आपको आगे देखने को मिलेगा, इसी को हम आगे बताएंगे आपको कि ये इस रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा
एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स या साल्ट। मिनरल या साल्ट का अवशोषण किस प्रकार से होगा उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड साल्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि अगर हम बात करें कि जो आपके खनिज तत्व है या जो लवण हैं उनका अवशोषण किस प्रकार से होता है उसकी हम लोग बात करें, तो आप लोग देखेंगे कि मोस्टली जितने भी खनिज तत्व है वो कहाँ पर पाए जा रहे हैं। आपने कहा कि मृदा के अंदर होता है, आपने कहा CHO, इनको छोड़कर जितने भी खनिज लवण थे सारे के सारे मृदा में खनिज तत्व के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और मृदा से पौधे क्या करते हैं, इन खनिज तत्वों को ग्रहण करने का काम करते हैं। मृदा के अंदर सारे के सारे खनिज तत्व मौजूद है, वहाँ से पौधे इन्हें ग्रहण करने का काम करते हैं। और कैसे ग्रहण करते हैं तो वो आप लोग देखेंगे कि ये जो मिनरल्स होते हैं वो मोस्टली आप लोगों को 3 फॉर्म के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि 3 प्रकार के पैटर्न में ये खनिज तत्व आप लोगों को देखने को मिलते हैं। फर्स्ट नंबर हम बात करें डिसॉल्व्ड कंडीशन, फिर नेक्स्ट एडसॉर्ब्ड कंडीशन और फिर नेक्स्ट कंबाइंड फॉर्म। ये 3 रूपों के अंदर आपको पूरे के पूरे खनिज तत्व देखने को मिलते हैं। फर्स्ट नंबर डिसॉल्व्ड कंडीशन या घुलित अवस्था में आपके खनिज तत्व और लवण मौजूद होते हैं। अब घुलित अवस्था में कैसे, आपने कहा कि खनिज तत्व मृदा में उपस्थित है, मृदा के अंदर जल भी उपस्थित है, तो मृदा के जल के साथ में मिलकर ये क्या बना लेंगे, मृदा विलयन या सोइल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लेंगे। और ये सोइल सॉल्यूशन जो है वो पौधे के द्वारा अवशोषित किया जाएगा वाष्पोत्सर्जन के कारण से। तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जैसे ही सोइल सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब किया जाता है, ये मिनरल या साल्ट जो है वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो घुलित अवस्था के रूप में पाए जाते हैं। तो इनको इस प्रकार से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर दूसरा आप कह रहे हैं एडसॉर्ब्ड कंडीशन में पाए जाते हैं, अधिशोषित अवस्था के रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये अधिशोषित अवस्था का मतलब क्या होगा, यानी कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इस कंडीशन में भी जो आपके मिनरल या साल्ट जो है वो किस रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, आयन के रूप में। यहाँ पर भी क्या होगा, आयन के रूप में मौजूद होंगे। अब आयन के रूप में मौजूद है, लेकिन आप लोग देखेंगे कि इस कंडीशन में क्या होता है कि मृदा के जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं या जो कोलाइडी कण होते हैं, उन कणों पर ये जो खनिज तत्व होते हैं वो अधिशोषित रूप में या एडसॉर्ब्ड कंडीशन में आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलते हैं। और ये सारा का सारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप कहेंगे कि अगर सोइल पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आयन जो है वो एडसॉर्ब्ड कंडीशन में होगा, या नेगेटिव चार्ज आयन पार्टिकल आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव जो आयंस होंगे वो एडसॉर्ब्ड कंडीशन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। या आप ये कह सकते हैं अपोजिट आयंस जो होते हैं, अपोजिट चार्ज वाले आयन जो होते हैं वो अधिशोषित रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो एडसॉर्ब्ड कंडीशन में भी आप लोगों को खनिज तत्व और आयन देखने को मिल रहे हैं। इनको ग्रहण कैसे किया जाएगा, ये ग्रहण करने के लिए मोस्टली क्या किया जाता है, आयन एक्सचेंज की घटना होती है, आयन विनिमय होता है। और आयन विनिमय के माध्यम से पौधे क्या करते हैं, इन खनिज तत्वों को ग्रहण करने का काम करते हैं। तो दूसरा रूप आप लोगों ने देख लिया, घुलित अवस्था, अधिशोषित अवस्था। अब नेक्स्ट हम लोग कह रहे हैं कि कंबाइंड फॉर्म के रूप में पाए जाते हैं। अब कंबाइंड फॉर्म का मतलब क्या होगा कि जितने भी खनिज तत्व है या जो लवण है वो क्या करेंगे, मृदा के अंदर जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स पाए जाते हैं उनके साथ में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, या जटिल यौगिक जो है उस यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। और ये जो जटिल यौगिक होता है वो भौतिक क्रियाओं के कारण या रासायनिक क्रियाओं के कारण टूटता है और फिर पौधे इनको क्या करते हैं, ग्रहण करने का काम करते हैं। तो ये सारा का सारा आपको कंबाइंड फॉर्म के अंदर आप लोगों को आयंस देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट है उनके साथ में मिलकर जटिल यौगिक बना रहे हैं। इन यौगिकों के टूटने के कारण से पौधे इनको प्राप्त करने का काम करते हैं। तो ये सारा का सारा आप लोगों को देखने को मिलेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड साल्ट। आप कह रहे हैं कि जितने भी मिनरल या साल्ट होते हैं वो मृदा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं और मृदा से
ये सारे के सारे पौधे के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। किस रूप में? या तो घुलित अवस्था के रूप में, या अधिशोषित अवस्था के रूप में, या कंबाइंड अवस्था के रूप में। अब आगे आप लोग देखेंगे कि हम लोग बात करें कि मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगी या अवशोषण की क्रियाविधि क्या होगी, उसकी हम लोग बातें करें तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आपने कहा कि CHO कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अतिरिक्त जितने भी खनिज तत्व हैं उनको हम लोग देख रहे हैं कि मृदा से प्राप्त करने का काम कर रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि जो कार्बन है वो तो वायुमंडल से CO2 के रूप में प्राप्त हो गई, और H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो जल से प्राप्त हो गया। बाकी खनिज तत्व कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? मृदा से प्राप्त हो रहे हैं। तो इन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं? आयन के रूप में ये पाए जा रहे हैं, तो इन्हें हम आयन एब्जॉर्प्शन के नाम से भी जान सकते हैं कि आयन एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल या साल्ट के रूप में भी आप लोगों को देखने को मिलता है। और मैकेनिज्म के अंदर आप लोगों को मोस्टली दो प्रकार की मैकेनिज्म देखने को मिलेगी, या तो पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है या एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। अब ये पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इनसे रिलेटेड क्या कुछ थ्योरी दी गई है, उनका जिक्र हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आई थिंक यहाँ तक का मैटर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपका जो टॉपिक है उसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।